गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका इस क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा आपको पता है कि आज हम लोग का जो टॉपिक हो रहा है, इस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपके यूजी पीजी सेमेस्टर के जो भी एग्जाम्स हैं या इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इस टॉपिक से कई प्रश्न आते हैं। आपका सेमेस्टर यूजी से जो प्रश्न आता है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के टाउन प्लानिंग के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता का कल्चर, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ के व्यापार वाणिज्य, ये सारी चीजें जो है कि लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो माय डियर, जैसा कि आपको पता है कि ये जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, तो पहले तो ये जान लीजिए कि यह सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। एक्चुअली में इसमें एक नाम है, इसमें एक शब्द है, जिस शब्द का नाम है सिंधु यानी इंडस। तो हम सबको पता है कि हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। और वह सिंधु नदी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, हड़प्पा जो लिखा हुआ है उसके ठीक ऊपर नीले कलर से दिखाया गया है इंडस, INDUS, इंडस। तो एक्चुअली में ये नदी है, और यह नदी आप देख रहे हैं कि ऊपर बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पार करते हुए तिब्बत में जाती है, और वहां पर एक झील है जिस झील का नाम है मानसरोवर। उसी झील के पास से यह सिंधु नदी निकलती है, यह रिवर इंडस निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र के बाद यह दूसरी सबसे लंबी नदी है जो भारतीय भूखंड से होकर प्रवाहित होती है। तो चूंकि ये पूर्ववर्ती नदी है, ये प्रारंभिक नदी है। आप जो इस पिंक कलर का जो शेड देख रहे हैं, जो पिंक कलर का शेड बना हुआ है जिसमें मेहरगढ़ लिखा हुआ है, हड़प्पा लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो लिखा हुआ है, लोथल लिखा हुआ है, तो एक्चुअली में यहां पर ये सब सारे शहर या स्थल नहीं थे, बल्कि यहां पर हरे हरे चरागाह हुआ करते थे। यहां यह नदी बहती थी, इसकी सहायक नदियां थी। और चूंकि इसके बाद यहां पर एक ऐसी सभ्यता का विकास होता है, और इसी नदी की घाटी में उस सभ्यता का विकास होता है, तो जिसकी वजह से इस नदी के नाम पर ही उसका नाम रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, या सिंधु की घाटी की सभ्यता, या इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक बात आपको स्पष्ट रूप से पता है कि अगर आपको स्वतंत्रता दी जाए, आपको फ्री की जाए कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर निवास कर सकते हैं, वहां बस सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, आपके लिए पूरी स्वतंत्रता, तो जाहिर सी बात है कि आज विकास का दौर है। लेकिन आज से 5000 साल पहले की बात है, जब न लोहे की खोज हुई थी, न विभिन्न प्रकार की धातुएं सामने आई थी, न आज के समान औजार हथियार थे। बस लोग जंगली जीवन जीते थे, जंगल में रहते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, और बिना उन्हें पकाए हुए उनके मांस को खाते थे। जो भी साग सब्जियां होती थी, बिना उन्हें पकाए उनका भी भक्षण करते थे। तो उस दौर की मैं बात कह रहा हूं, और सपोज कीजिए कि आप उसी दौर में हैं और आपको यह स्वतंत्रता दी गई कि कहीं पर जाकर आप बस जाइए। तो जाहिर सी बात है कि जब आप जाएंगे तो आपको जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी तलाश करेंगे। मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? मूलभूत आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान। आपको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि रोटी के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? खेती करनी पड़ेगी। खेती के लिए क्या चाहिए? उपजाऊ मिट्टी चाहिए। उपजाऊ मिट्टी कहां से आएगी? उस समय तो
आज के समान उर्वरक जो है या डाई अमोनियम फॉस्फेट है, रासायनिक उर्वरक है, उस समय तो बना नहीं था। उस समय जो नदियां आती थी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को लाती थी और उन्हीं मिट्टियों में खेती होती थी और बड़े पैमाने पर होती थी। तो पहली आप तलाश कीजिएगा उपजाऊ मिट्टी की जो समतल, ताकि आप उसमें खेती कर सके, कृषि कार्य को अंजाम दे सके। तो पहली प्राथमिकता तो ये होगी आपकी। दूसरी प्राथमिकता कि जब आप रोटी खाएंगे, खाना खाएंगे, तो उसके लिए तो आपको पानी भी पीना चाहिए, पानी भी चाहिए। और उस समय हैंड पाइप नहीं था, उस समय मोटर नहीं था, उस समय आज के समान नल जल योजना नहीं थी। उस समय नदी का पानी ही पीने का मुख्य स्रोत था। तो जाहिर सी बात है आप किसी नदी के किनारे बसना शुरू कीजिएगा, ताकि वहां पर उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ पानी भी मिल सके, उसे सिंचाई भी हो, उसे हम स्नान भी करें। और उसी समतल भूमि में हम वैसे फसलों की भी खेती करें जिसे कपड़ा बनाया जा सके, जिसे कपास की खेती, कपास को सिडोन कहा जाता था। और ये जो सभ्यता आप देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता थी जहां मोहनजोदड़ो आप नाम देख रहे हैं, इस मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में सूती कपड़ों का साक्ष्य मिला है। इससे यह प्रतीत होता है कि इस सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती शुरू हुई थी। तो आपको यहां वस्त्र के रूप में कपास भी मिल गया, और आपको रहने के लिए आप जो है कि एक से एक घर भी बनाना शुरू कर दिए। तो चूंकि यह जो क्षेत्र था सिंधु घाटी की, ये बहुत ही उपजाऊ, बहुत ही महत्वपूर्ण और हर दृष्टिकोण से उन्नत और समुन्नत जगह थी, और यहीं पर लोग आकर बसे। अब ये लोग जो आए, तो ये लोग आखिर माय डियर कहां से आए? तो आप देखेंगे कि ये जो लोग आए, स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये जो लोग आए, तो एक्चुअली में ये सेंट्रल एशिया जो आपको दिखा लिखा हुआ मिल रहा है, तो ये सेंट्रल एशिया, इसी को मध्य एशिया कहते हैं। यह जो मध्य एशिया है, एक्चुअली में जो कैस्पियन सागर है उसके आसपास का क्षेत्र है। उस कैस्पियन सागर या सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया को मैक्स मुलर ने बैक्टीरिया क्षेत्र कहा था, और उन्होंने यह बताया था कि इसी रास्ते से होकर ये लोग आए, आके बसे। लेकिन कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि भूमध्य सागर की तरफ से ये लोग आए थे, भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित थे, और आने के बाद इसी सिंधु घाटी सभ्यता में रच बस गए। हालांकि कई ऐसे इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था वह एक्चुअली में सिंधुवासी उसके मूल संस्थापक थे, और वे द्रविड़ियन थे, यानी इसके संस्थापक को द्रविड़ियन माना गया है। और चूंकि ये द्रविड़ियन ही इस सिंधु घाटी सभ्यता का क्या किए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है इन लोगों ने उसका विकास किया। तो चूंकि मैंने यहां पर कहा कि यही वो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके जो संस्थापक थे भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे, और इन्हें ही द्रविड़ियन प्रजाति के लोग माना गया है। और ये जो सभ्यता फली फूली, बहुत ही डेवलप थी, समुन्नत थी, इसलिए इसे संसार की प्रथम सुनियोजित नगरीय सभ्यता माना जाता है। यानी यह जो आप देख रहे हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, तो सभ्यताएं माय डियर दो तरह की होती हैं। एक होती है ग्रामीण सभ्यता, और दूसरी होती है शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता का मतलब ये होता है कि वैसी सभ्यता, वैसा समाज जहां के 75% जनसंख्या कृषि कार्य को अंजाम देती है, तो वैसे आदिवासी प्रदेश को ग्रामीण सभ्यता कहते हैं, ग्रामीण बस्तियां कहते हैं, या रूरल सेटलमेंट कहते हैं, या रूरल सिविलाइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर किसी जगह की 2/3 जनसंख्या अगर नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हो, अगर 2/3 जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हुई हो, वहां की जनसंख्या आज के योजना आयोग या नीति आयोग के अनुसार कम से कम 5,000 व्यक्ति हो, जनसंख्या घनत्व तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो,
वहां कोई नगर निकाय हो। तो वैसे अधिवासी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं शहरी सभ्यता, या नगर उसको कहते हैं, या अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो चूंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ के 2/3 से अधिक जनसंख्या जो है वाणिज्य और व्यापार करते थे। 30% से कम लोग जो है वह कृषि कार्यों को अंजाम देते थे, और वह कृषि कार्य केवल अपने जीवन यापन करने के लिए था, अपने जीवन यापन करने के लिए था। यानी जीने के लिए जो है उनको जितनी अनाज की जरूरतें थी, बस उन्हीं की वो खेती करते थे, या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके उसी फसलों की लोग खेती करते थे। लेकिन इनका मुख्य जो व्यवसाय था वह वाणिज्य और व्यापार था। मैं जितनी बातें बोल रहा हूं ये सब के सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो इनका मूल क्या था? ऑक्यूपेशन वाणिज्य और व्यापार था, और इनका वाणिज्य और व्यापार अब देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो लिखा हुआ है मोटे अक्षरों में बोल्ड में, उसके ठीक ऊपर एक लाल रंग की बिंदी है, वहीं पर लोथल लिखा हुआ है, LOTHL, लोथल। एक्चुअली में ये जो लोथल था ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था, और इसी सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह से मेसोपोटामिया, मिस्र, सुमेर के साथ व्यापार हुआ करते थे। वो जो मेसोपोटामिया जिसका आज का आधुनिक नाम है इराक, इराक का आधुनिक नाम है मेसोपोटामिया का, तो वह मेसोपोटामिया इराक का एरिया था। यह जो सुमेर था, बेबीलोन की सभ्यता थी, ये एक्चुअली में उसके साथ ये लोथल वाले व्यापार करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। और उसी क्षेत्र को गल्फ कंट्री के नाम से जानते हैं, जहां की आज बड़े पैमाने पे युद्ध चल रहा है दो देशों के बीच। ऐसा महसूस हो रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, लेकिन अब लगता है कि इस पर विराम लग जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि उसी गल्फ कंट्री के साथ, मेसोपोटामिया के साथ, मिस्र के साथ, सुमेर के साथ ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। अब चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था कैसे, तो अगर आप देखेंगे माय डियर कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार बिल्कुल ट्रायंगल था, त्रिभुजाकार था। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था, त्रिभुज के समान था। कैसे भाई? तो चूंकि इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, जहां आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सुतका गेंडोर, एक ट्रायंगल जो है लेफ्ट साइड में, तो जहां पर लिखा हुआ है सुतका गेंडोर, तो वह जो सुतका गेंडोर था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी क्षेत्र था। जबकि इसका सर्वाधिक पूर्वी जो क्षेत्र था वह आपको उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास आलमगीरपुर था। तो आलमगीरपुर इसका पूर्वी बिंदु था, पश्चिमी बिंदु सुत का गेंडोर था। और जहां तक उत्तरी बिंदु का प्रश्न है, तो वह जो है कि कश्मीर के अखनूर जिला में मांडा था, और वह उसका सर्वाधिक उत्तरी बिंदु था। और सर्वाधिक जहां तक दक्षिणी बिंदु की बात है, तो वह महाराष्ट्र में अहमदनगर में आपको दैमाबाद था, उस दैमाबाद में इसकी दक्षिण बिंदु थी। तो इस तरह से आप जब मिलाते हुए इसको खींचते हैं तो यह एक त्रिभुज बनाती है। अब चूंकि इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई 1921 ईस्वी में, आप सबको पता है। दयाराम साहनी के द्वारा कैसे खोज कर दी गई, तो एक्चुअली में रेलवे पटरियां बिछाई जा रही थी, और रेलवे पटरियों के लिए पाकिस्तान में, चूंकि हड़प्पा तो पाकिस्तान में है आज की डेट में, तो चूंकि रेल की पटरियों को बिछाने के दौरान कुछ ईंटों की जरूरत पड़ी, तो बगल में उठा हुआ जो टीला था तो उसी में से मजदूर लेके आते थे। तो दयाराम साहनी ने पूछा कि भाई वहां से ईंट कहां से आ रहा है। तो फिर देखा गया तो उस पर रिसर्च होने लगा कि आखिर यहाँ पर ये ईंटें आई कहां से, और उसकी खुदाई होनी शुरू हुई। तो दयाराम साहनी के मार्गदर्शन में खुदाई 1921 ईस्वी में हुई, और पहली बार हड़प्पा जो आप नाम देख रहे हैं ना,
उस हड़प्पा की खुदाई की गई, खोज की गई 1921 ईस्वी में, और इसी स्थल की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है। अब ठीक 1 साल बाद, चूंकि ये जो हड़प्पा थी तो ये तो रावी नदी के किनारे थी, रावी नदी के किनारे बसा हुआ था हड़प्पा, और ठीक 1 साल बाद मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल बीच में आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, तो ये मोहनजोदड़ो की खोज हुई, रखाल दास बनर्जी ने कराया। और चूंकि मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, अब मृतकों का टीला का मतलब ये है कि यहाँ 35 नर कंकालों का एक साथ साक्ष्य मिला है, जिसे ऐसा प्रतीत होता है कि ये कंकाल जो पाए गए हैं एक्चुअली में कोई कब्रगाह रहा होगा, कोई कब्रिस्तान रहा होगा, इसलिए उसका नाम ही रखा गया मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो जो शब्द है एक्चुअली में उसका अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। तो चूंकि ये है सिंधु घाटी सभ्यता, अब चूंकि जहां तक बात है इसके टोटल एरिया का, तो सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल जो एरिया है वह आपको है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। सोचिए 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, यानी आप देखिए कि हमारा जो देश है भारत, तो हमारे भारत का कुल जो एरिया है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो सोचिए कि ये 12×36 यानी कि लगभग जो है कि आपको 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा ही यह आपको सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था, हमारे वर्तमान भारत के कुल क्षेत्रफल का। अब कहने का मतलब यह है कि यह जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो यहाँ की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषताओं में यहाँ की सड़कें हैं, वे सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती, वे सड़कें जो क्या करती हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सड़कें जो जा रही है तो एक दूसरे को बिल्कुल क्या कर रही हैं, बिल्कुल समकोण पर काट रही है ये सड़कें। अब देखिए कि जो नदी बह रही है बिल्कुल किनारे से बह रही है, और जो मुख्य बसाव क्षेत्र था तो उसमें जो उस सभ्यता के जो राजा थे या पुरोहित थे या शासक वर्ग थे, उनका घर बिल्कुल बीच में होता था, और किनारे किनारे जो है जो बाकी लोग थे उन लोगों का अधिवास हुआ करता। तो चूंकि यहाँ की जो सड़कें आप देख रहे हैं, तो ये सड़कें क्या है, बिल्कुल समकोण पर काट रही है। दूसरी बात ये है कि आप देखिएगा कि 1 नंबर में इसमें स्कूल की भी व्यवस्था थी। देखिए मोहनजोदड़ो की मैं बात कर रहा हूँ, कार्बन डेटिंग 14 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वह 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था, लेकिन आज के कई सोर्सेज ऐसा लिख रहे हैं कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो ये जो आप मानचित्र में देख रहे हैं, तो ये ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले की बात, और वहां भी उस समय भी देखिए कितना सुनियोजित वहां की नगरीय सभ्यता थी कि आप 1 नंबर में देख रहे हैं कि स्कूल की व्यवस्था, वहां स्कूल भी है। जो दूसरा नंबर है तो वहां पर विशाल स्नानागार, यानी बाथ जो उसका जो है टब है, तो वहां पर देखिए कि 2 नंबर में नहाने के लिए सार्वजनिक स्नान गृह था, जिसको विशाल स्नानागार कहा जाता है। जहां तक बात है तीसरे नंबर का, तो देखिए कि 2 नंबर की तुलना में 3 नंबर जो शेड किया गया है वो बहुत विशाल है, और ये अन्नागार था, अन्न रखने का कोठार था। जैसे आज के डेट में क्या करते हैं, आप अपने अनाज को भूसौल में रखते हैं, कोठार में रखते हैं, या जो है कि लोग डेहरी में रखता है, तो इस तरह से अलग अलग बना हुआ रहता है, कोई ड्रम में रखता है। जैसे कि पटना का गोल घर देखिएगा 1784 ईस्वी में जॉन गैस्टिंग ने बनवाया था, उसका इंजीनियर वही था। तो चूंकि पटना का गोल घर किस लिए बनाया गया था, अनाज रखने के लिए बनाया गया था कि जिस समय अकाल पड़ेगा उस समय इसी में से अनाज जो है पूरे बिहार वासियों को, बंगाल वासियों को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
तो गोल घर एक्चुअली में अनाज रखने के लिए कोठार के रूप में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो आज के दौर में अब उसकी जरूरत है नहीं। उसी तरीका से सोचिए कि इससे लगभग 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनाज रखने के लिए ग्रेट ग्रेनरी का इस्तेमाल करते थे, विशाल अन्नागार का इस्तेमाल करते थे। और ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत का नाम है विशाल अन्नागार। इसी को याद रखिएगा, अन्न रखने का कोठार ये सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पर विशाल स्नानागार। और लड़का कई बार इसमें कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि स्नानागार सर बताए थे कि अन्नागार बताए थे। मैंने कहा कि पहले आपको जो है कि भोजन चाहिए, अन्न चाहिए, अन्नागार सबसे एक नंबर पर था उसका कोठार, दूसरे पर स्नानागार था। जहां तक चौथे नंबर की बात है तो चौथे नंबर आप देखिएगा बिल्कुल अलग। जैसे आज हमारा पार्लियामेंट होता है, आज हमारा विधानसभा होता है, विधानमंडल होता है, उसी तरीका से उस समय भी असेंबली हॉल हुआ करता था। और पांचवें नंबर में देखिएगा प्रे करने के लिए मंदिर की भी व्यवस्था थी पांचवें नंबर में। लेकिन उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय में चूंकि जिसकी पूजा की जाती थी तो वह साक्ष्य में जो मिलता है वह साक्ष्य मिलता है मातृ देवी और पशुपति शिव की। चूंकि उस समय के लोग जो थे तो मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे। तो कैसे पता भाई? 5000 साल पहले की बात है। इसलिए कि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो वहां से बड़े पैमाने पर लिंग और योनि का साक्ष्य मिला है। तो इतिहासकारों का मानना है कि लिंग योनि यहाँ पर गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी थी, उर्वरता की देवी थी। और उसी से जो है वहां के लोगों का जो है कि ज्यादा उसके प्रति लगाव था, यानी वहां के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुपति शिव की पूजा करते थे उसी साक्ष्यों के आधार पर। हालांकि वहां पर स्ट्रक्चर के रूप में मंदिर नहीं मिला हुआ है, लेकिन यहाँ से खुदाई के बाद जो है इस तरह के हमें साक्ष्य मिला हुआ है। उसके बाद आप देखिए किनारे किनारे जो वॉल बना हुआ है, जो आपको लिखा हुआ है छठे नंबर में, ये किनारे किनारे जो है वॉल बना हुआ है। तो किस तरह से कोई स्कूल होता है, कॉलेज होता है, तो उसको चारों तरफ से उसकी सुरक्षा के लिए चहारदीवारी खड़ा कर दी जाती है। वहां पर क्या किया जाता है? दीवारें खड़ा कर दी जाती है। तो उसी तरीका से उस मोहनजोदड़ो स्थल की भी घेराबंदी की गई थी और वह जो है कि सिटी वॉल के नाम से हम लोग आज जानते थे। तो उसको सुरक्षा के लिए घेराबंदी की जाती थी। और सातवें नंबर में देखिए कि जो नदियां थी उन नदियों से नहरें निकाले जाती थी और उन नहरों से पानी जो है इस विशाल अन्नागार में, स्नानागार में आता था। नहाने के लिए यहाँ पर सुविधाएं प्राप्त होती थी और लोग जो है अपने कृषि कार्यों में भी इस्तेमाल करता था। पीने के लिए भी पानी के रूप में ये लोग क्या करते थे? उसका इस्तेमाल करते थे। अब आप देखिएगा यहाँ पर कि उसी चीज को ये धौलावीरा का सीन है। ये धौलावीरा का जो है कि दिखाया गया है कि कैसे मिडिल टाउन अलग होता था, लोअर टाउन अलग होता था, बेली अलग होता था, कैस्टल अलग होता था। यानी अलग अलग जो है सेटलमेंट जो है सुनियोजित ढंग से बनाया जाता था। जैसा कि आज देखिएगा आज के डेट में हमारे देश के सबसे बड़ी जो सुनियोजित कोई नगर है तो सबसे बड़ी सुनियोजित नगर चंडीगढ़। तो आज हमारा ये सुनियोजित नगर है जिसका नियोजन जो है कि कार्बूजियर ने किया था, जबकि कोलकाता का जो है कि जॉब चार्नाक ने किया था और दिल्ली का नगर नियोजन लुटियंस ने किया था। तो कार्बूजियर ने चंडीगढ़ का नगर नियोजन किया। उसी तरीका से देखिए कि आज जिस तरह से अलग अलग बस्तियां अलग अलग सेक्टर में बसाई गई हैं, उसी तरह से आज से 5000 साल पहले इस धौलावीरा में भी इस तरह की बस्तियां अलग अलग बसाई जाती थी। जो ये प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी अत्यंत सुनियोजित नगरीय सभ्यता। क्या थी? अत्यंत सुनियोजित नगरीय सभ्यता थी। इससे ये पता चलता। दूसरी बात आप ये देखिएगा इसमें कि इस सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई की गई तो देखिए कितना शानदार ये जो स्नानागार की मैं जो बातें कर रहा था, तो ये आपका स्नानागार है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बैक कर दे रहा हूं। ये स्नानागार है और देखिए कि ये कितना बड़ा है स्नान करने का। और इसी में पानी भरा हुआ रहता था और जो सीढ़ियां लगी हुई है उस सीढ़ियों से जो है
ऊपर से लोग उतर कर आते थे, इसमें नहाते थे जैसा कि आज के युग में स्विमिंग पूल होता है। तो उस समय 5000 साल पहले उन लोगों का दिमाग, उन लोगों का ब्रेन कितना डेवलप था कि इस तरह की स्नानागार बनाए गए थे, जो कि नहाने के रूप में सार्वजनिक स्नान करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। फिर इसके ऊपर सीढ़ी से चढ़कर जाने के बाद जो है अलग अलग कमरे बने हुए थे, जिसमें कपड़ों को बदलने की सुविधाएं प्राप्त थी, उसमें कपड़े बदले जाते थे। तो यही विशाल स्नानागार वहां पर जो है इसकी मौजूदगी थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये है अन्नागार। ये क्या है? यही है अन्नागार, यानी अन्न रखने का कोठार। यही बना हुआ था, अलग अलग उसका जो है कि ब्लॉकेज बना हुआ था, और ये अन्न रखने का ये पूरा एरिया में जो है अन्न रखाता था। तो चूंकि ये तो 5000 साल पहले की बात है, यहाँ तो लोग मकान बना के अगर 5 साल छोड़ देते हैं तो उसकी ईंट भी एक नहीं मिलती है। ये 5000 साल पहले की बात है, फिर भी वहां खंडहर के रूप में जब खुदाई की गई तो इस तरह की स्थितियां वहां पर मौजूद हैं। यही अन्नागार है, अन्न रखने का कोठार हुआ करता था वहां पर। उसके बाद आप देखिएगा कि उसी अन्नागार को थोड़ा सा अलग एंगल से परिष्कृत कैमरे से इसको लिया गया है और बताया गया है कि यही जो था ग्रेट ग्रेनरी था, यानी विशाल अन्नागार यही था जहां सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने क्या करते थे, अपने जो है कि सरप्लस अनाज को यहाँ रखने का काम करते थे। उसी चीज को जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रेट ग्रेनरी को यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद देखिए कि यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी, जो गलियां थी, वो कितनी शानदार हुआ करती थी। आज के देखिएगा किसी गांव मोहल्ले में चले जाइए तो वहां की गलियां इतनी गंदी होती हैं, लेकिन सोचिए कि उस समय के लोग साफ सफाई के प्रति, हमारे इन्वायरमेंट के प्रति कितने सजग और सचेत रहे होंगे कि बिल्कुल आप जो है कि कोई गंदगी नहीं पा रहे हैं। जबकि ये गली है, और जो सड़कें होती थी चौड़ी होती थी, और दरवाजे घरों के जो है क्या होते थे, मुख्य द्वार की तरफ, सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, बल्कि पिछले हिस्से में जो है कि वह मुख्य सड़कें होती थी, चाहे पोल्यूशन से बचा जा सके, सामाजिक प्रदूषण से भी बचा जा सके। तो इस तरह से जो है आप देखिएगा, और ये जब खुदाई की गई तो इस तरह से आपको स्पष्ट रूप से ये अलग अलग जो है उसका सेक्टर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। उसके बाद आप देखेंगे कि ये सड़कें हैं, देखिए ये सड़कें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी, कुछ सड़कें तो बहुत ज्यादा चौड़ी होती थी, और उसका इस्तेमाल जो है कि आपको घोड़ा गाड़ी के रूप में, बैलगाड़ी के रूप में उसको किया था। हालांकि घोड़ा गाड़ी का साक्ष्य नहीं मिलता है, क्योंकि वहां से घोड़ा गाड़ी के रूप में साक्ष्य नहीं मिला। हालांकि कई स्थल से घोड़े का दांत का साक्ष्य मिला है, घोड़े के अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला है, जैसे कि राणा घुंडई वगैरह से, सुतका कोह वगैरह से, या सुत कोतड़ा वगैरह से इस तरह के साक्ष्य आपको मिले हुए हैं। तो ये वहां की जो है आपकी सड़कें हुआ करती थी, जो कि इस तरह से ये जाती थी। उसके बाद आप देखिएगा कि इन्हीं सड़कों पर जो है ये दिखाया गया है, जब इनकी खुदाई हो रही है तो उसको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से कितनी चौड़ी ये सड़कें हुआ करती थी, और इनकी लगातार जो है इस तरह से खुदाई यहाँ पर की जा रही थी। आगे आप देखेंगे यहाँ पर कि द स्ट्रीट ऑफ मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की जो गलियां थी ये कितनी शानदार हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो की ये गली है, आप देखिए कि कितना बेहतरीन तरीके से इसकी बनावट है। ये जो घर है, घर में ईंटों का प्रयोग किया जाता था, पके हुए ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कई ऐसे भी मकान है जिसमें कच्चे ईंट भी पाए गए हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की ये मोहनजोदड़ो की दिखाया गया है कि वहां का मोहनजोदड़ो की कैसी बनावट थी, क्या स्थिति थी, किस तरह का इसका लेआउट था। तो देखने में बिल्कुल कितना शानदार यह मोहनजोदड़ो का यह स्थल आपको लग रहा है। देखिए ये यहाँ पर दोनों तरफ से आ रही हैं ये सड़कें, देखिए इधर से भी सड़कें ये आ रही हैं, ये सड़कें इधर से भी जा रही हैं और बिल्कुल सीधे निकल जा रही हैं। एक सड़क उधर भी जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, एक सड़क नीचे की, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। देखिए इधर से भी सड़कें समकोण पर काट रही हैं और ऊपर से भी आ रही हैं सड़कें, तो एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। यहाँ की सड़कों की मुख्य विशेषता यही थी। दूसरी बात ये थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के सड़कों के किनारे मेन हॉल बना हुआ रहता था। क्या बना हुआ रहता था? मेन हॉल। मेन हॉल बना रहता था। किस लिए बना रहता था भाई?
इसलिए बना रहता था ताकि मेन होल उसका बना रहता था ताकि क्या होता था उससे उससे ये होता था कि जो भी सरप्लस पानी हो वह सरप्लस पानी आराम से उस मेन होल में चला जाए, उससे होते हुए नालियों से होते हुए बाहर निकल जाए, यानी कि जल जमाव न हो, उसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाता था, पूरा पूरा ख्याल रखा जाता था। यही वजह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे संसार की सर्वाधिक सुनियोजित नगरीय सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है।